पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करने का मौका मिला। फैमिली में मेरे फादर ही थोड़ा अवेयरनेस ज्यादा थी, मुझे एग्रीकल्चर लेना है, तो वो कहते हैं एग्रीकल्चर क्या होता है। बैचमेट थे वो भी बांदा यूनिवर्सिटी को ले लिए थे। क्लैरिटी हमें अपने सपनों की लेके कितनी ज्यादा है। किसी को लगता है कि मेरा रिसर्च में इंटरेस्ट है, मैं कुछ अपना एंटरप्रेन्योरशिप में जा सकता हूँ। एग्रीकल्चर में एआई का कैसे यूज हो सकता है, पोस्ट हार्वेस्ट के बारे में समझते हो, किस तरीके से पोस्ट हार्वेस्ट किया जाता है। एपीकल्चर हो गया, शहद अच्छी चाहिए, तुलसी फार्मिंग हो गया, एलोवेरा फार्मिंग हो गया, एग्री बिजनेस आइडियाज की बात, बायो फोर्टिफिकेशन है जो आपका एजुकेटेड समाज है, वहाँ बताओगे किसके बेनिफिट होते हैं। स्पेसिफिकली पीडब्ल्यू एग्रीकल्चर वाले। So hello and welcome everyone, welcome to Agriculture Wala, your official platform for agriculture success। मैं हूं राघवेंद्र सिंह परमार और आज हमारे साथ हैं शगुन मैम। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर से जुड़े एस्पेक्ट्स को, क्या बैकग्राउंड रहा, क्या सारी चीजें हैं, उन पे हम बात करेंगे। तो पहले तो मैम वेलकम है आपका। सर मैं आपका वेलकम करूंगी। आज हमारे साथ जुड़े हैं राघवेंद्र सिंह परमार सर, जो कि आपको बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ाते हैं, और आज के पर्टिकुलर सेशन में हम लोग यही जो आपके डाउट्स होते हैं या अगर देखें कि फ्यूचर एस्पेक्ट एग्रीकल्चर का क्या है, हम उन्हीं सब पे चर्चा करने वाले हैं। सो वेलकम टू यू सर एज वेल। थैंक यू मैम, थैंक यू यू आल्सो। तो हम एक ऐसी नॉर्मल चर्चा रखेंगे जिसमें हमारा पूरा जो बैकग्राउंड है एग्रीकल्चर का, इसको समझ लें। मेजर स्टूडेंट की क्या प्रॉब्लम रहती है इसको थोड़ा समझें, और फार्मर्स के क्या एस्पेक्ट रहते हैं, फ्यूचर में कौन कौन सी जो स्टूडेंट स्किल है उनको गेन करें तो उनको बेनिफिट मिल सकता है एज अगर प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तब भी। सरकारी सेक्टर में मोस्टली जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं वो प्रिपरेशन नहीं करते हैं जॉब के लिए, तो उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल। तो थोड़ा पहले बैकग्राउंड की बात करते हैं। मैं ये जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि आपने एग्रीकल्चर अपना कैसे स्टार्ट किया, तो उसका थोड़ा मैं आपसे एक्सपीरियंस लूँगा, कैसा आपका एग्रीकल्चर का एक्सपीरियंस रहा। ओवरऑल मैं चाहूँगा कि आप अपनी एक जो एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग है उसको थोड़ा शेयर करें बच्चों के साथ। बिल्कुल। सर स्टार्टिंग कृषि की आज जिस पोजीशन तक पहुंच पाए हैं, शायद अगर मैं पिछले 10 साल 8 से 9 साल पीछे अगर मैं जाऊं तो मैं अपनी स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से करूंगी कि मैंने भी नीट की एग्जामिनेशन दिया, बट जो मैं चीज़ चाहती थी वो मुझे हासिल नहीं हुई। तो फिर लगा कि अगर नीट नहीं हुआ तो एक एंडिंग नहीं है, कुछ और बहुत शायद बढ़िया मैं कर सकती हूँ। तो इसी तरीके से मैंने बहुत सारे एग्जामिनेशन दिए। फिर जब मेरा एग्रीकल्चर में सिलेक्शन हुआ, मेरा काफ़ी अच्छा रैंक आया, देन मैंने इवेल्युएट किया कि इसके बारे में पूरा समझा कि कितनी जर्नी रहेगी, कितने साल, मुझे क्या क्या पढ़ाया जाएगा, कहाँ कहाँ पे मैं जाके पढ़ सकती हूँ। तो लकीली मुझे चांस मिला पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो आज के टाइम में मैं बहुत प्राउडली ये बात कहती हूँ, जो अच्छी टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आती है। तो इसमें मुझे अपनी एग्रीकल्चर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करने का मौका मिला, और ट्रस्ट मी वो मेरे लिए बहुत अच्छा एक लाइफ चेंजिंग था, क्योंकि जिस चीज़ को शायद मैंने क्या बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने सुना तक भी नहीं होता कि बीएससी एग्रीकल्चर में भी कोई स्कोप है या कर सकते हैं, वो मेरे लिए एक बहुत लाइफ टर्निंग पॉइंट था कि मुझे अच्छा लगा एग्रीकल्चर किया। देन उसी में मैंने मास्टर्स हासिल की। तो अक्सर जैसे बच्चों के साथ यही होता है कि नीट नहीं हुआ तो चलिए जी बीएससी एग्रीकल्चर मिल गया, उसमें कर लेते हैं। तो ये कुछ मेरी स्टार्टिंग ऐसे हुई है बीएससी एग्रीकल्चर को लेके। सर अब आप बताइए आपकी स्टार्टिंग बीएससी एग्रीकल्चर में कैसी हुई? एक्चुअली अगर मैं अपनी आपके साथ जर्नी शेयर करूँ तो मैं पूरा मेरा जो बैकग्राउंड रहा है यूपी बोर्ड से मैं रहा हूँ, और बाद में जो मेरा एग्रीकल्चर है, बेसिकली अगर इंडिया में आप देखोगे मोस्टली बच्चे हैं जो कि 10th में अपना 12th यानी कि 11वीं 12वीं में एग्रीकल्चर लेते हैं, तो वो वाला छात्र रहा हूँ। मेरा 11वीं और 12वीं से एग्रीकल्चर रहा है। एग्रीकल्चर में मुझे तो मतलब क्योंकि ऐसा है अभी भी ये देखने को मिल रहा है कि एग्रीकल्चर की इतनी ज़्यादा स्कोप नहीं है जब हम 10th और 12th के लेवल पर जाते हैं। अभी बीएससी लेवल पर तो चलो ठीक है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, थोड़ा प्रसार हो चुका है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी 10th 12th और 11th लेवल पर इतना एग्रीकल्चर का प्रसार नहीं है। तो कहीं ना कहीं मेरे फैमिली में मेरे फादर ही थोड़ा अवेयरनेस ज़्यादा थे, उनको चाहिए था कि कुछ ऐसा कोर्स कराएं, कुछ ऐसा ज्वाइन कराएं जो कि एकदम यूनिक हो। हाँ, तो उन्होंने पता नहीं कहाँ से ढूंढा, और मुझे पता भी नहीं था। तो 10th में यही बात होती थी कि आप 11th में क्या लेने वाले हो, तो मैं उनकी बात दोहराता था बच्चों को कि मुझे एग्रीकल्चर लेना है। तो वो कहते हैं एग्रीकल्चर क्या होता है, अरे कॉलेज कहाँ है, क्या पता, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे फादर ने ही जो बताया है उन्हीं। तो फिर उन्होंने कॉलेज ढूंढा, हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक था और इंटर कॉलेज करके, तो फिर हमने वहाँ पे स्टार्टिंग की। फिर अब पता चला कि हाँ ठीक है, अभी 12th एग्रीकल्चर करके बहुत स्कोप है, बस इतना पता था कि स्कोप बहुत है, ये नहीं पता था कि स्कोप कहाँ कहाँ है। तो फिर बाद में पता चला कि हाँ अब अपना जो एग्रीकल्चर रहता है इसमें बोर्ड्स रहते हैं दोनों, 11वीं का भी बोर्ड है और 12वीं का बोर्ड है। तो पता लगा कि अब 11वीं में आ गए हैं तब बोर्ड्स की आपको प्रिपरेशन करनी है। पहले से आप जो भी कॉमर्स मैथ से रहते हैं तो वहाँ पे आपका एक ही बार बोर्ड देना होता है, यहाँ पे दोनों बार बोर्ड देना है। और उसमें हमारा स्ट्रेंथ अच्छा खासा था, कुछ बच्चे फेल भी हुए थे, और बोर्ड्स का एग्जामिनेशन फेल हो गए तो आप फिर से
फिर से आपको 11वीं करनी पड़ेगी। तो वहाँ पे बकायदा एग्रीकल्चर हम लोग किया, अच्छा खासा सही सलामत परसेंटेज दिया, मेहनत की, तो आगे बढ़े। फिर पता लगा कि अब बीएससी भी करनी है, और बीएससी प्राइवेट कॉलेज से करोगे तो स्कोप खत्म हो गया, पहले स्कोप था, अब स्कोप यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो यानी कि अब स्कोप आगे कहाँ ढूंढे, तो वो एग्रीकल्चर आप यूनिवर्सिटी के थ्रू करोगे। तो आईसीआर का उस समय एग्जामिनेशन हुआ था, अभी तो सीयूटी पीजी एग्जामिनेशन आईसीआर को कंबाइंड कर दिया है, और हमारे स्टेट का यूपी कैटेड का एग्जामिनेशन होता है। यूपी की जो 4 यूनिवर्सिटी थी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, हाँ, यूपी का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन था उसको हमने दिया। उसमें लकीली कि ऐसा होता है कि कुछ बच्चे पूरे साल प्रिपरेशन करते हैं, हमारा तुरंत अपेयरिंग में ही हो गया था। तो फिर मुझे बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी बीएससी करने के लिए मिली, तो फिर वहाँ पे मैंने अपना बीएससी कंप्लीट किया। और कुछ ऐसा होता भी है कि जब आप कुछ मतलब आगे अच्छा सोच के चलते हो, आगे बढ़िया करने का ट्राई करते हो, तो आपके साथ जो हमारा कह सकते हैं एनवायरनमेंट है, सारी चीज़ें काम करने लगती हैं, बढ़िया होता है। मुझे जब मैं एडमिशन करा रहा था तो मुझे उदास था कि मुझे अपने जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, मतलब यूपी की सीएसए उस समय मानते हैं, चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी को, वो मेरे फादर ने मुझे नहीं दिलाई कि उस यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ना है, क्योंकि 2 मेरे जो बैचमेट्स थे वो भी बांदा यूनिवर्सिटी को ले लिए थे, उनकी वजह से मैं वहाँ पे ज्वाइन किया। और वो यूनिवर्सिटी मुझे बाद में रियलाइज होता है, आज पता चलता है कि अगर वो यूनिवर्सिटी ना होता, अगर मैं एडमिशन दूसरी में ले लेता अपने अकॉर्डिंग, तो इतना अच्छा ना कर पाता, क्योंकि उसने जो माहौल दिया उस यूनिवर्सिटी का, मैं कह सकता हूँ कि पूरी तरीके से गेम चेंजिंग रोल रहा। बहुत बढ़िया पढ़ाई हुई, बहुत सारे टीचर्स, उन्होंने इतनी चीज़ें अच्छी सिखा दी कि उस लेवल पर मैं मेहनत कर पा रहा हूँ। आज अगर मैं मेहनत कर पा रहा हूँ, क्योंकि आप कितने भी देखो, आप अगर एक लकली टैलेंट होता है बच्चों के पास, अगर आप ज़्यादा ही होशियार हो, कुछ काबिल होते हैं, कुछ अपने मेहनत के दम पे काबिल होते हैं, तो वो वाली जो कंडीशन बनाने की कह सकते हैं योगदान रहा, कंप्लीटली वहाँ पे रहा। फिर वही मेरा मास्टर्स, फिर जो टॉप यूनिवर्सिटी, फिर अपने दम पे फिर मास्टर्स मैंने लिया, तो फिर पापा का वहाँ पे रोल नहीं था, फिर मेरा रोल हुआ कि फिर मैं एमएससी अपना चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कानपुर से कंप्लीट किया। तो ये कुछ बैकग्राउंड का इफेक्ट रहा। लेकिन यहाँ पे अगर मैम देखिए, कॉमन जो चीज़ है ना, अभी भी एग्रीकल्चर में अवेयरनेस की कमी है। जैसे फर्स्ट ईयर में हम जब जाते हैं, या आप एमएससी ज्वाइन करते हो, तो हमें और क्या कर सकते हैं, यानी कि आप बीएससी तो आप कर ही रहे हो, थ्योरी तो पढ़ ही रहे हो, यानी कि एग्जाम के लिए तो आप तैयार हो ही रहे हो, अगर आप अच्छे से यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हो। लेकिन अब इसके साथ एक्स्ट्रा क्या करना है, उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा पीछे हो जा रहे हैं। तो कुछ ऐसी एक्स्ट्रा जो करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं जो हमें करते रहना चाहिए, उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। या इसके अलावा हम कह सकते हैं कि हमें क्या क्या अपने बीएससी पे, हम कहते हैं कि हमें आप बीएससी, हम पूछने लगते हैं ना बीएससी के बाद कि हमें बीएससी एमएससी करनी चाहिए, हमें जॉब की तैयारी करनी चाहिए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक अगर बच्चा कोई एमएससी की सोच रहा है या कोई जॉब की सोच रहा है, तो बीएससी लेवल पर क्या क्या सोच रहा है उसको ज़्यादा सही रहेगा? सर, इसमें तो डायरेक्ट एक ही क्वेश्चन आता है कि अगर कोई भी बच्चा बीएससी के बाद जॉब के लिए सोच रहा है या एमएससी के लिए सोच रहा है, ये डायरेक्टली डिपेंड करता है कि उसका अपना इंटरेस्ट कहाँ है ना। कोई बच्चे, अब किसी की कंडीशन मुझे नहीं पता, किसी की घर की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, उसको इवेल्युएट करे। अगर उसको लगता है कि इस टाइम पे मुझे जॉब लेना मैंडेटरी है, मेरे घर पे भी कंडीशन है, या वैसे भी जिसका आगे पढ़ने का नहीं मन, तो बिल्कुल वो लोग, वो मैं सही कहूंगी कि वो भटके नहीं हुए एटलीस्ट, कि उनको पता है मेरे घर की कंडीशन ये है, मुझे आगे जो है कमाना है, या फिर मेरा स्टडी में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं अभी से जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। पर ऑन दी अदर हैंड, अगर किसी को लगता है कि मेरा रिसर्च में इंटरेस्ट है, मैं कुछ अपना एंटरप्रेन्योरशिप में जा सकता हूँ, तो बिल्कुल क्लैरिटी, जो बेसिक कॉन्सेप्ट आता है ना, वो हमारे पास यही आता है कि क्लैरिटी हमें अपने सपनों की लेके कितनी ज़्यादा है। अगर मुझे पता है मेरा रिसर्च में इंटरेस्ट है, तो मैं बिल्कुल मास्टर्स के लिए जाऊंगी। हाँ, ये आगे कंफ्यूजन हो सकती है कि इंडिया में करूँ या अब्रॉड करूँ, ये एक जेन्युइन कंफ्यूजन होगी। बट हाँ, अगर मुझे ये क्लैरिटी रहेगी किसी भी बच्चे को लेके, जैसे आपने बोला बीएससी के बाद, तो बीएससी के बाद अगर बच्चे को पता है कि मुझे मास्टर्स करने, रिसर्च करने, तो बिल्कुल एमएससी एमबीए के लिए जा सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर उसको लगता है मेरे अपने स्किल्स पे मैं काम करना चाहता हूँ, अपना कोई प्रोडक्ट लाना चाहता हूँ, तो बिल्कुल एंटरप्रेन्योरशिप बहुत अच्छा उसमें है। और तीसरा आता है कि अगर जॉब, तो सरकारी और जो हमारे पास प्राइवेट बहुत सारी उसकी जो है, प्राइवेट में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, ये सब हमारे इंटरेस्ट पे डिपेंड करते हैं कि आप कहाँ जाना चाहते हो। बिल्कुल, इंटरेस्ट तो मैम बिल्कुल, अगर आप किसी भी चीज़ के लिए इंटरेस्टेड हो, तो मैं आपको भी यही बोलना चाहूँगा कि आप उसको करते रहो, लेकिन अभी ऐसा मत करो कि अपने सपनों को मार के बैठ जाओ। आप करते रहो, लेकिन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो। प्राइमरी सेकेंडरी दो आप गोल बना सकते हो। एक आपका प्राइमरी जो गोल रहेगा बेसिकली, जो आपके लिए अभी जरूरी है, क्योंकि कोई बच्चा अगर शुरुआत में सोचता है कि मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे कोई मतलब प्ले, आपको
करना है, कोई भी गेम वगैरह करना है, आगे कंटिन्यू करना है, तो उसको आप करो। लेकिन अभी आप अपनी स्थिति देखो कि हमें पहले ना एक सही कंडीशन बनानी है। कंडीशन इन द देखे एग्रीकल्चर में जो बच्चे हैं, कहीं ना कहीं आप देखते हो तो वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं मोस्टली, अगर देखें। हाँ। अभी तो जब से नीट और कॉमर्स मैथ्स वाले बच्चे आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी स्थिति सही है, क्योंकि उनके गार्जियन लेवल पर स्थिति सही है। जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से बिल्कुल आ रहे हैं, तो वहां पे इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो अवेयरनेस ना होने के कारण आपको पहले अवेयर होना पड़ेगा, थोड़ा अवेयर हो, जानकारी इकट्ठा करो। आपको नहीं मिल रही तो सोर्स आइडेंटिफाई करो, कहाँ से आपको जानकारी बढ़िया मिल रही है, उनको खोजो, और जो सही है आपके लिए। अभी गवर्नमेंट जॉब आपके लिए बढ़िया हो सकता है, क्योंकि जब आप बीएससी लेवल बात करते हो तो मोस्टली 70% अगर हम वैकेंसी देखें वो बीएससी लेवल पर कवर हो जाती है। वहां पे आप बकायदा अपना एग्जामिनेशन देके क्रैक करके आप आगे कर सकते हो। जब आप एक सही कंडीशन आपकी हो जाए, फिर आप अपना पैशन फॉलो कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। बिल्कुल। सर जैसे आपने भी मेरे से पूछा कि हम सरकारी एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं, तो कुछ सरकारी एग्जाम के बारे में अगर गाइड कर दो कि कौन सी, अगर हम बोले सरकारी एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम जो है वो अच्छे हैं जो देने चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो पहले ये देखो कि रेगुलर कौन सी वैकेंसी आती है। अगर आपने ट्रेंड पता कर लिया कि जैसे कि आपका आईयूएस एफओ है, हर साल एग्जामिनेशन होता है, हाँ एनुअली आपका एग्जामिनेशन होता है, आप गो थ्रू कर सकते हो। नाबार्ड का एग्जामिनेशन आपका कभी कभी अल्टरनेट पे हो जाता है, कभी कभी आपका रेगुलर भी रहता है कि हर साल आप इसको दे सकते हो। इसके अलावा अलग अलग जो स्टेट हैं वहाँ पे जो पीसीएस लेवल की वैकेंसी है, हर साल कहीं ना कहीं आपको हो सकता है नंबर वहाँ पे कम देखने को मिले, लेकिन वैकेंसी हर साल आती है। और साथ ही साथ आप ऐसे एग्जाम को टारगेट कर सकते हो जो कि आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे रेगुलर बेसिस पर इनकी वैकेंसी आती है, या अल्टरनेट बेसिस पर 1-2 साल में आती रही है। जैसे एफसीआई है ना, बहुत समय से नहीं आई है लेकिन अभी आने वाली है। तो आप थोड़ा ट्रेंड देखो कि अभी मार्केट में क्या चीज चल रही है या अभी क्या चल रहा है, तो उसको आइडेंटिफाई करो, उस पर आप लगे रहो। बिल्कुल। अच्छा सर, ये तो गवर्नमेंट एग्जाम का हो गया। कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज बता दीजिए कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में एंट्रेंस ले लिए तो मतलब कि ये समझे कि अब एग्रीकल्चर की जो जिंदगी है ना हमारी, वो सफल हो चुकी है। कुछ ऐसी चुनिंदा यूनिवर्सिटीज के नाम बता दीजिए। अगर चुनिंदा यूनिवर्सिटीज में हम बात की जाए तो सबसे पहले तो आप जो आईसीआर की यूनिवर्सिटी हैं 74 यूनिवर्सिटीज में, अकॉर्डिंग टू आपका ये प्रेफरेंस हो सकता है कि आप किस सेक्टर में, जैसे कि अगर आपको जॉब की प्रिपरेशन करनी है और साथ साथ आप यहाँ पे चाहते हो कि आपका रिसर्च फील्ड में आप बने रहो, आपको नॉलेज ओवरऑल अच्छा मिले, तो आप आईआरए को प्रेफर कर सकते हो। इन द सेंस आप बीएससी लेवल पे तो अभी खत्म कर दिया गया वहाँ पे, बेसिकली आप एमएससी ज्वाइन कर सकते हो वहाँ पे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आप यूपी की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे जहाँ से मैं पढ़ा वो बहुत ज़्यादा बढ़िया यूनिवर्सिटी है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा सबसे अच्छी बात है कि जिस समय आप एडमिशन ले रहे हो उस समय एनआईआरएफ की जो लिस्ट है उसको देखो, क्योंकि एनआईआरएफ की लिस्ट जो है वहां पे टॉप यूनिवर्सिटीज को इस तरीके से उनको दर्जा दिया जाता है कि उन्होंने किस तरीके से फैसिलिटीज प्रोवाइड की हैं, उनका इनपुट आउटपुट रेशियो क्या रहा है, कितने बच्चे वहां से पढ़े, कितनों को वहां पे जॉब मिली। सर उसमें तो रैंकिंग में तो पूरा इवेल्युएट किया जाता है, यानी कि फैकल्टीज कितने हैं, कितने कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, क्या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जितना मैंने एनालाइज किया था एनआईआरएफ की जो रैंकिंग निकलती है उसमें बहुत चीजें, पैरामीटर्स पहले एनालाइज किए जाते हैं, देन उस यूनिवर्सिटी की जो भी रैंकिंग आती है वो उनको अलॉट की जाती है। तो सब बहुत अच्छी आपने बात बोली कि सबसे पहले तो हमें एनआईआरएफ की रैंकिंग चेक करके करंट की क्या चल रही है उस अकॉर्डिंग हमें अपनी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना चाहिए। बिल्कुल, और हर साल ये रैंकिंग आती है, तो आपकी जो यूनिवर्सिटीज इसमें बढ़िया परफॉर्मेंस करती हैं वो आपकी ऊपर बढ़ती जाती है। इसके अलावा अगर कोई यूनिवर्सिटीज अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करी तो उसकी रैंकिंग डाउन होती है। तो बाद में जो भी वीडियोज देखेंगे तो उनके लिए हेल्पफुल हो जाए कि एनआईआरएफ की रैंकिंग देख लो, उसके अकॉर्डिंग आप एडमिशन ले सकते हो। अच्छा सर, कुछ अगर हम लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में सोचें तो एग्रीकल्चर में ही क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं वो करनी चाहिए हमें इधर रह के ही? तो सबसे पहले तो अब मैं कहूँगा कि जो भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, थोड़ा वो ये एआई सेक्टर जो है, एग्रीकल्चर में एआई का कैसे यूज़ हो सकता है, या जो डाटा एनालिस्ट वाली चीज़ें हैं, डाटा पे कैसे काम किया जा सकता है, जो अभी हाल फिलहाल में चीज़ें चल रही हैं, जैसे कि आपका पोस्ट हार्वेस्ट पे काम है। अगर आप पोस्ट हार्वेस्ट के बारे में समझते हो, किस तरीके से पोस्ट हार्वेस्ट किया जाता है, तो आप खुद का कोई एक ऐसा बिजनेस डाल सकते हो। जैसे कि रिसेंट अगर एग्जाम्पल देखें तो बिहार के ही कुछ स्टूडेंट ने अपना एक लोकल जो फूड था उसको एज ए कन्वर्ट करके, प्रोसेस करके उसको पूरे ऑल इंडिया लेवल पे सेल कर रहे हैं। और अभी वो सिर्फ उन्होंने एग्रीकल्चर की पढ़ाई की नहीं है, लेकिन वो अदर हैं। अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो और आपको सारी चीजें पता है, आपको पता है कि पोस्ट हार्वेस्ट हम 1% के करीब लगभग करते हैं, अगर आप देखें कंट्री तो वहाँ पे लगभग 90% 80% के अबव भी कर रहे हैं, तो आप उसको बढ़िया कर सकते हो। यानी कि आपको फूड प्रोसेसिंग के बारे में अच्छा नॉलेज इकट्ठा करना चाहिए। प्रैक्टिकल मशरूम फार्मिंग हो गया, इनके बारे में सीखो कैसे उसको करते हैं। आगे हो सकता है कि जॉब कम हो, और बेसिकली ट्रेंड अगर इस तरीके से चलता रहा जिस तरीके से एआई पे काम हो रहा है ना, बहुत सारी जॉब्स का रिप्लेसमेंट आ चुका है। अब जितनी भी डिजाइनिंग की थी, या मान चलो जैसे कि आप क्रॉप आइडियो टाइप वगैरह बनाते थे, कोई सॉफ्टवेयर जो यूज करते थे, वो मोस्टली चीजें
चेंज हो चुकी हैं, है ना। अगर कोई अब बच्चा थीसिस भी लिखना चाहता है तो वो पहले की बच्चा बहुत बढ़िया अपना थीसिस लिख सकता है और कम समय में लग सकता है, क्योंकि अब आपको सीखना पड़ेगा डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर हैं, कंप्यूटर का नॉलेज आप अच्छा करो उसको, है ना। स्किल इनहेंसमेंट जो कोर्स होते हैं उनको करो, इलेक्टिव कोर्स हैं उनको ज्वाइन करो, प्रैक्टिकल जितना नॉलेज है उतना इकट्ठा करने का आप ट्राई कर सकते तो हो। इसमें मैं एक ऐड ऑन करूंगी, सबसे अच्छी बात है जो अभी हमारे नए सेमेस्टर वाइज आए हैं, तो 6th डीन कमेटी के अकॉर्डिंग उन्होंने बहुत सारे हमारे SEC दैट्स स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज बच्चों के लिए लेके आए हैं, ताकि अब आने वाले टाइम में, ये हमारे टाइम में नहीं थे बिल्कुल मैम, कि एक आध कोई कोर्स होता था, मुझे अभी भी याद है हम लोग एपीकल्चर के लिए जाते थे, वो मधुमक्खी पालन कैसे करना है, पूरे वो हमारे ऐसे वो नेट्स डलवा के हम लोग उसमें जो थे वो उसको कॉम को यूज करते थे। पर अब अगर ये आपको स्किल एनहांसमेंट कोर्स के नाम पर इतने सारे बुकें मिल रहा है, ऑफरिंग्स, आपके पास बास्केट, आप उसमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, तो बिल्कुल एज पर मैं फ्यूचर में क्या चाहती हूँ, किसमें मेरी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, तो एक बहुत अच्छा जो है एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप स्किल्स की बात कर रहे हैं तो उसमें आप ये सारे आपके पास बास्केट जो है वो अभी जो डीन कमेटी आई है 6th, उसमें उन्होंने इंक्लूड रखा है। तो इसके अलावा भी मैम अगर आप अवेयर हो थोड़ा, तो मुझे लगता है कि खुद से अवेयरनेस तो होती है, आप खुद से कितना निखर सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा रहता है कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में हो आप अपने सीनियर्स के साथ कनेक्ट करो, वो सीनियर्स आपको और अच्छा गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से आप और बेटर कर सकते हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो आप इस समय लैक कर रहे हो वो उस चीज़ को फेस कर चुके हैं, उन्होंने किसी उस चीज़ का सोल्यूशन ढूंढा होगा, यानी कि जब प्रॉब्लम आती है तो हम सोल्यूशन ढूंढते हैं, और इससे पहले कि कोई प्रॉब्लम उसको ढूंढ चुका है तो हम क्या करें, अपना टाइम बचाने के लिए उस प्रॉब्लम को उसके पास लेके जाएं, क्योंकि आपने सोल्यूशन पा लिया है, तो हमारा टाइम भी बचेगा और थोड़े आप एडवांस भी निकल जाओगे उससे। बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताइए कि आप इसमें बच्चों को कितनी हेल्प कर रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि कैसे आप बच्चों को हेल्प कर रहे हैं? अगर मैं कहूं कि मैं कैसे बच्चों की हेल्प कर पा रहा हूं, तो सिंपल मेरा तरीका यही है कि देखो, अगर हम अपने टेलीग्राम सेशन की मतलब चैनल्स की बात करें या अपने कोर्सेज की बात करें, तो उसमें किसी भी स्टूडेंट का डाउट मतलब इन द सेंस कि 24 आवर्स से ज़्यादा नहीं रहता है। अब ऐसा नहीं पॉसिबल है कि क्योंकि मैं क्लासेस रहता हूँ, आप सभी हम लोग सभी की क्लासेस रहती हैं मोस्टली, वो कैसे पॉसिबल हुआ है ना, एक टेक्नोलॉजी को किस तरीके से हमने उसमें बिल्ड कर दिया है कि आप कोई भी चीजें पूछते हो वो आपके अकॉर्डिंग वहां पे आपको वो आंसर मिल जाता है, और वो करेक्ट आंसर होता है जो कि उस चीज का सही आंसर होना चाहिए। कभी कभी होता है कि जब पर्सन चेंज होता है, कम्युनिकेशन का मॉडल चेंज होता है, तो आंसर भी चेंज होता है। एक चीज आप किसी पर्सन से पूछो, वही दूसरे से पूछो, तो आपके आंसर दोनों में डिफरेंस देखने को मिलेगा, लेकिन अब आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सही क्या है, और ये सही करना हो सकता है कि ये आप इन्फ्लुएंस में किसी के कर रहे हो सही, कि हाँ नहीं उसने बताया तो ये चीज़ सही है, लेकिन अगर आपको वो चीज़ सही मिलती है और ऑथेंटिक सोर्स है उसका, देन आप इसका ये अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, हम कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं। मैम मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर कोई स्टूडेंट जिसको एग्रीकल्चर में जो जेन्युइन प्रॉब्लम है फार्मर्स की, उसको अगर सॉल्व करना है, तो एग्रीकल्चर में रहते हुए वो कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है? सर ये ना आपने वो प्रॉब्लम कही है जो अक्सर मुझे बैच के बच्चे ये बात कहते हैं, या एक हमारा सेशन हुआ था जिसमें बहुत सारे बच्चों ने ये बात कही कि मैम अगर मैं फार्मर्स की हेल्प करना चाहता हूं तो हम क्या कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने एक वीडियो भी ऑलरेडी बनाई है एग्री बिजनेस आइडियाज को लेके, यानी कि हम ये नहीं कह सकते हर बच्चे गवर्नमेंट जॉब के लिए भाग रहे हैं, बहुत सबका माइंडसेट हर एक का अलग अलग होता है। तो वहां पे जब ये डाउट पूछा, इसीलिए मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो इसी पे लेके आई कि अगर हम लोग एग्री बिजनेस आइडियाज की बात करें, यानी कि आप उससे पैसा भी कमा रहे हो और अल्टीमेटली आप फार्मर को भी उसमें कहीं ना कहीं बेनिफिट तो कर रहे हो, तो इसमें हमारे पास बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें कोई भी अगर आप चाहते हो कि मैं अपना प्रोडक्ट को बढ़िया तरीके से बना दूं, क्योंकि एग्रीकल्चर में अक्सर कहती हूँ इज आर्ट, साइंस एंड बिजनेस, तीनों चीजें इसमें इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे बहुत सारे आइडियाज हैं, जैसे कि आप अगर मशरूम फार्मिंग, आप किसी भी होटल में जाओगे, एक वेजिटेरियन अगर आप हो तो आपको पहले बात ही जो आपका ध्यान सबसे ज्यादा जाएगा, या वो पनीर पे जाएगा या जाएगा मशरूम पे। तो मशरूम फार्मिंग एक बहुत अच्छा बिजनेस है, थोड़े टाइम पीरियड के लिए एक आइडल कंडीशन आपको अपने जो है उसमें देनी है, इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, और आपको वहां पे अच्छा पैसा जनरेट करके देती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग लगा लीजिए, लोग आजकल अपनी हेल्थ को लेकर इतना ज्यादा अवेयर हैं कि अगर पैसा ज्यादा भी देना पड़ा दे आर रेडी टू पे इट, बट हाँ क्वालिटी अगर अच्छी मिल रही है, ऑर्गेनिकली मिल रही है, तो बिल्कुल वो परचेज करेंगे। इसके अलावा यही एपीकल्चर हो गया, शहद अच्छी चाहिए, तो मतलब ऐसे देखते हैं हमारे पास बहुत सारे सेक्टर है जिसमें मैंने वो पर्टिकुलर वीडियो में आपके पास 10 जो मेजर अगर हम बात करें, तुलसी फार्मिंग हो गया, एलोवेरा फार्मिंग हो गया। आप आज खुद देखिए कितने सारे हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं एलोवेरा को लेके, जिसको हम लोग अपनी फर्स्ट एड मेडिसिन कहते हैं, भी कुछ अगर जलन हुई तो तुरंत एलोवेरा लगा लो। पतंजलि ने कितने सारे इसके प्रोडक्ट्स निकाले। यानी कि एग्री बिजनेस आइडियाज की बात करें तो वो एग्रीकल्चर हमारा वो सेक्टर है जिसमें अगर एक आइडिया बढ़िया तरीके से ना आपके पास, आप उसके मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। बिल्कुल, प्रोसेसिंग का तो इंपॉर्टेंट रोल है ही है। बिल्कुल। साथ ही साथ अगर इन प्रोडक्ट के हम प्राइस को कंपेयर करें मार्केट में, तो जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हैं इनके कंपेयर में इसका प्राइस हमें कम से कम 10x टाइम मिल जाता है। जैसे ऑर्गेनिक अगर आप कोई एक कपड़ा, एक
टी शर्ट की अगर बात करूं मैं, तो यही टी शर्ट आपको अगर देखोगे तो मार्केट में 500 रुपए की मिल सकती है, लेकिन वही अगर ऑर्गेनिक का नाम इसको दे दिया जाए ना, तो यही 5,000 10,000 रुपए की हो सकती है। तो यानी कि चीज वही है, बस कुछ आपको मॉडिफिकेशन उसमें करने हैं, कुछ आपको इस तरीके से उसको मॉडिफाई करना ताकि वो बढ़िया बन जाए। अगर कोर्स की बात करें, बेसिकली जो स्टूडेंट चाहते हैं कि मुझे स्टार्टअप कल्चर करना है या इस तरीके से मुझे जाना है, तो कोर्सेस में आप एबीएम उसको हम रिकमेंड भी कर सकते हैं कि एबीएम आप गो थ्रू करो। और एबीएम में भी अगर आप जाना चाहते हो तो कैट का एग्जामिनेशन दो, है ना। एग्रीकल्चर के बच्चों को बहुत कम पता है कि कैट का भी एग्जामिनेशन है जो कि एबीएम के लिए होता है। अगर आप चाहते हो कि आप टॉप जो नोच आईआईएम हैं, आईआईटीज हैं, यहाँ से अगर आप एबीएम करो, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट करो, तो बाकायदा आप कैट का एग्जामिनेशन देके एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं एग्रीकल्चर के, जैसे मैनेज हो गया, इसके अलावा नियाम हो गया, आनंद हो गया, आप वहां भी कर सकते हो। और वहां पे एंटरप्रेन्योरशिप जो कल्चर है ये चल रहा है, वहां पे आप चीजें कर सकते हो। आपको जो मोस्टली एग्रीकल्चर में अगर आप प्राइवेट जो कंपनीज की बात करो तो कहीं ना कहीं उनके फाउंडर हैं जो वो यहीं से कहीं से ना निकल के आए हैं, तो ये भी कर सकते हो। दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक और भी है कि फार्मर और जो स्टूडेंट है एग्रीकल्चर का, इनका कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा है। हम सिर्फ फार्मर के साथ तभी कनेक्ट होते हैं जब हमारा इंडस्ट्रियल जो रावे प्रोग्राम होता है तभी जाते हैं, और फिर हम फार्मर को अपने कह सकते हैं जो कॉलेज का सख्त जो टीचर होता है उसके साथ कंपेयर करने लगते हैं कि वो हमसे कुछ पूछ ना दे, हम उसको कुछ बता ना दे गलत। तो ये गैप जो एक है ना, इसको थोड़ा दूर करने का हमें ट्राई करना चाहिए। इस पे कैसे काम कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, कोई सजेशन? सर इसमें तो एक ही चीज आती है कि एग्रीकल्चर इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल नॉलेज। जाएंगे गलत बोलेंगे, बट ये भी सोचे गलत हो गया उसको करेक्ट कैसे करना है, क्योंकि ऑब्वियसली चीजें कई बार हम लोग गलत भी बता जाते हैं, कुछ ऐसा होता है क्योंकि ये सारी प्रैक्टिकल चीजें, अगर हम कहीं ना रटी रटाई चीजें इतना ही करना है, वो ऐसा नहीं है। कई हो सकता है कोई उसको नॉर्थ इंडिया में कुछ और तरीके से यूज करते हो, साउथ इंडिया में थोड़ा अलग हो सकते हैं। तो ठीक है, फार्मर के साथ जानिए, उसकी जो जितनी प्रैक्टिकल नॉलेज आप दे सकते हैं, ले सकते हैं, उतना आप कैप्चर करिए। तो सबसे अच्छी चीज तो यही होती है, क्योंकि एग्रीकल्चर में एक स्ट्रिक्ट रिजिड नहीं है कुछ, हमें बहुत कुछ यहाँ पे एरिया वाइज जो है वो चेंज होती रहती है एज पर इन्वायरमेंट। तो वो हमें यही है कि हम जितनी प्रैक्टिकल नॉलेज लेंगे उतनी हमारी जो है वो बोलने की एबिलिटी वो अच्छी होगी, कॉन्फिडेंटली हम लोग अपने आंसर को दे पाएंगे। बिल्कुल। एक मैम इसी में आईटी के कॉन्सेप्ट करके आता है, इंडिजीनियस टेक्निकल नॉलेज। बेसिकली मैम ने बोला कि अलग अलग रीजन, जब आप रीजन वाइज जाते हो तो वहां पे आपको जो लोकल फार्मर्स होते हैं ये कुछ ऐसी प्रैक्टिस को अपनाते हैं जो कि उनके फॉर्म में उनके द्वारा याद की गई होती है, तो इनको हम इंडिजीनियस टेक्निकल नॉलेज बोल देते हैं। आपको नहीं पता है कि आईडीकेस कौन कौन से वो यूज करते हैं बेसिकली, तो आप काम कर सकते हो कि आप फार्मर के थ्रू उनको कनेक्ट करो, उनके आईडीकेस लेके आओ। जैसे कि जो पंचगव्य है अभी हम बात कर रहे हैं ना, जीवामृत है, इसके अलावा और भी है, जैसे कि हम चीनी के थ्रू हम जो टर्माइट है इसका कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। जो छाछ होती है उसके थ्रू दूब घास है उसका हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये दीज आर द आईटीकेस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आईटीके उनसे आप लो, लेकिन ये कम्युनिकेशन आपका टू वे रहे, है ना। एक चीज आप दे रहे हो तो दूसरी चीज उनको बता के आओ। जैसे बायो फोर्टिफिकेशन है ना। अभी बायो फोर्टिफिकेशन की बात करें, फोर्टिफिकेशन की बात करें, तो आप जो भी आज हम खा रहे हैं कहीं ना कहीं फोर्टिफाइड बात है ना। और ये चीज आप उनको दे के आओ, उनको नहीं पता ना फोर्टिफिकेशन भी कुछ होता है। वही अगर किसान का आटा है वो आपको हो सकता है 25 रुपए किलो मिल जाए, लेकिन अगर फोर्टिफाइड आटा बोल दिया ना उन्होंने तो उसका वैल्यू आपको डबल मिल जाएगा। लेकिन उनको नहीं पता कि फोर्टिफिकेशन क्या होता है। तो फोर्टिफाइड पे आपको पता है फोर्टिफिकेशन क्या होता है, कि हम किसी भी न्यूट्रेंट में अगर कोई डिफिशियंसी है तो उसको हम फुलफिल करा के उसकी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। तो ये फोर्टिफिकेशन हो गया। ये चीज आपको पता है तो आप उनको देके आओ। तो यानी कम्युनिकेशन टू वे होना चाहिए, आपको डरना नहीं चाहिए, आप थोड़ा कॉन्फिडेंट रहो, है ना। जो आपको पढ़ा है, जो आपने पढ़ी है, उन चीजों को थोड़ा आप लेके जाओ, फील्ड तक पहुंचाओ। अच्छा सर, जैसे हम दोनों ही एग्रीकल्चर सेक्टर से हैं, मैं आपसे इन जनरली क्वेश्चन पूछती हूँ कि आपको क्या लगता है एग्रीकल्चर इज अ बूमिंग सेक्टर और नॉट इन फ्यूचर? अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या लगता है आपको? बिल्कुल मैम, जो हमारी सबसे मूलभूत आवश्यकता है रोटी कपड़ा और मकान है। और रोटी की बात करें तो वो एग्रीकल्चर से ही आएगी। कपड़े की बात करें तो बिना कॉटन उगाए, बिना जूट लगाए आप कहीं कपड़े की बात भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। वो पॉलिस्टर की अगर बात करोगे तो कहीं ना कहीं आपका हार्मोनल इनबैलेंस हो सकता है। और बचा मकान, तो मकान अब तो चलो ठीक है, आप अगर मकान की बात करोगे फिर से आपकी सॉइल आएगी ध्यान में, है ना। अगर आपके पास सॉइल नहीं तो आप ईंट नहीं बना पाओगे, और ईंट नहीं बना पाओगे तो मकान की कहीं ना कहीं संभावना नहीं की जा सकती है। तो रोटी कपड़ा और मकान जो तीनों संभावना है एग्रीकल्चर से ही कंप्लीट हो रही है। तो अगर आप कह रहे हो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तरीके से बूस्ट आपको देखने को मिलेगा, डे वाइज डे हमारी जो कह सकते हैं कि इंटरेस्ट है चेंज होता जा रहा है। हम फूड की बात करते हैं, अब कम खाने की बात करते हैं। पहले ज्यादा खाने की बात होती थी। गांव का किसान था वो छाछ पे घी, है ना, बाजरे की रोटी इनको खाता था। अब वही शहर का किसान है, खाता इनको है लेकिन कम क्वांटिटी में खाता है। तो हमें सिंपल ये करना है कि किस तरीके से उस चीज को आप उन तक पहुंचा सको। आप एक किसान जो नॉर्मल है वो आपको हो सकता है कि आप उसको बाजरे की रोटी आज बोलो वो नहीं खाएगा, उसको पता है खा के रखे हमारे पूर्वजों ने, है ना, बॉडी बना के रखे हैं। लेकिन वही अगर आप जाओगे और जहां पे लोग थोड़ा जो आपका एजुकेटेड समाज है वहां बताओगे कि इसके बेनिफिट होते हैं, तो वो आपको बिल्कुल उसका प्राइस भी ज्यादा देगा और साथ साथ
वो आप एक कह सकते हो कि एज सर्विस भी आप प्रोवाइड कर रहे हो, क्योंकि हम मिलेट की बात करते हैं, हमने मिलेट्स की बात की, तो इसमें जितने भी न्यूट्रिएंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं वो हमारी बॉडी को मिल जाते हैं। तो हर डे बाई डे हमारी पॉपुलेशन भी इंक्रीज करती जा रही है। एग्रीकल्चर सेक्टर अपने सबसे बड़े इस समय हमें कह सकता हूं कि बूस्ट पे है ना। इस समय आप एग्रीकल्चर की लाइन में अगर लग गए तो एग्रीकल्चर की लाइन इस तरह से धक्का मार मार के आपको बहुत आगे लेके जाएगी। बिल्कुल। तो एग्रीकल्चर में जो हमारे स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारे डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम है, उनमें सबसे बड़ी समस्या है कि उनको सही तरीका नहीं मिल रहा है कि एग्जाम अगर आपको क्रैक करना है तो आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देन आपको फाइनल एग्जाम में जाके अपना परफॉर्मेंस करना है। लेकिन ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चों को सही नॉलेज नहीं मिल पा रहा है, सही एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट नहीं मिल पा रहा है। तो मैम मैं आपसे चाहूंगा कि हमारे बैचेस किस तरीके से बच्चों के लिए डिफरेंट है, क्या चीजें हम उनको प्रोवाइड करते हैं, किस तरीके से उनकी बेटर जो स्टडी है उसको करने में हम हेल्प करते हैं, थोड़ा आप बच्चों को इलेबोरेट करो ताकि इन्फॉर्मेशन पहुंचे उन तक और वो सही तरीके से हमारे तक जुड़ पाए। बिल्कुल। सर सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि ये प्लेटफॉर्म इनका ही है, बच्चों का ही है। इन्होंने ही बोलने के बाद स्पेसिफिकली पीडब्ल्यू एग्रीकल्चर वाला जो था, जो हम बहुत प्राउडली बात बोलते हैं कि पीडब्ल्यू एग्रीकल्चर वाला फाइनली जो है वो उसको 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। हर वो बैच लाया जाता है जिसकी भी एक डिमांड आती है कि मैम ये बैच चाहिए, सर ये बैच चाहिए, तो इसके लिए हमें हेल्प चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारे पास बहुत सारे बैचेस हैं, जैसे कि सर ने कहा कोई भी एग्जाम विदाउट प्रॉपर स्ट्रेटेजी के नहीं आप कर सकते हो। एक स्ट्रेटेजी और एक कंटेंट अगर आपको सही मिल रहा है, डायरेक्शन सही मिल रहा है, तो बिल्कुल आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो, स्ट्रेटेजी सही है तो सर इसमें हमारे पास बहुत सारे जो है बंडल ऑफ एग्जाम्स हैं। जैसे कि अगर किसी को लगता है मुझे बिल्कुल बेसिक पे भी काम करना है तो विद्या बैच है, जिसमें हम लोग बिल्कुल 0 टू मास्टरी लेवल की, उसके बाद अब जितने मर्जी एग्जाम्स हो वो सब सिलेबस उसमें कवर हो जाएगा। इसके अलावा कोई बैचलर में भी है बीएससी सेमेस्टर एग्जाम, CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं एग्रीकल्चर एग्जाम पीजी के लिए, वो हमारे पास बैच है जिसमें हम लोग उस वे में ही पढ़ाते हैं जो लेवल का पूछा जाएगा। थोड़े से जॉब वाले आए तो वहां पे हमारे पास आता है IBPS AFO। अब IBPS AFO में क्या होता है कि लेवल अच्छा खासा है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और मेंस में एग्रीकल्चर, तो सारे जो हमारे यहाँ पर डेली प्रैक्टिस टेस्ट जाते हैं, वीकली टेस्ट जाते हैं, तो हम लोग उसी अकॉर्डिंग डिजाइन करते हैं जो उसका लेवल है। सेकंड बात करूं तो हमारे पास आता है नाबार्ड ग्रेड ए। अब नाबार्ड ग्रेड ए में रहता है डिस्क्रिप्टिव, तो वहां पे टीचर्स मेंटोर्स का पढ़ाने का तरीका कुछ इस तरीके से रहता है कि उनको अगर डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन पूछा जाए, फेज 1 में इंटरव्यू में पूछा जाए तो कैसे वो बताएंगे। तीसरा, हाल ही में जब भी मैं क्लास लेके भी आई हूँ हरियाणा ADU की, जिसमें वो टोटली हमारा डिस्क्रिप्टिव है, तो उसमें इस तरीके से पढ़ाया जाता है कि भाई डिस्क्रिप्टिव और इंटरव्यू में आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, केसेस जिसको हम लोग कहते हैं, केस दे रहे हैं, कोई सिचुएशन दे रहे हैं, आप कैसे आंसर दोगे, तो उसमें हमने वैसे डिजाइन की है जैसे कि उसमें हम लोग सैटरडे में ट्राई करते हैं कि एक लाइव टेस्ट वगैरह रखें ताकि सिलेबस भी टाइमली कंप्लीट हो और साथ ही साथ जो है उसमें डिस्क्रिप्टिव के लिए पर्टिकुलरली हम तैयारी करवाएं। तो ये तरीके से हमारे डिफरेंट बैचेस अभी तो बहुत सारे आ चुके हैं, यूपी कैडेट हो गया, FCI का बहुत जल्दी आने वाला है। तो जो जो हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है, इन्हीं की प्यार के कारण, इन्हीं के भरोसे के कारण हमें भी एक भरोसा मिलता है। तो ये बिल्कुल आप लोगों के लिए हम वैसे ही एग्रीकल्चर महापैक जो सब बैचेस का इंक्लूड रखते हैं वो इसमें हम लोग कवर करते हैं। हाँ बिल्कुल मैम, बहुत अच्छी बात आपने इंक्लूड की कि एक्चुअली जो अभी अगर ऑनलाइन की जब भी बच्चे पढ़ाई करते हैं ऑनलाइन में, तो एक वन वे कम्युनिकेशन हो जाता है सिंपल, कि आप क्लास ले रहे हो और मन हुआ तो आप लेट गए, मन हुआ तो आप कुछ भी कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, आप ईयरफोन्स लगा के पढ़ रहे हो। लेकिन ऑनलाइन में पढ़ने का मतलब यही नहीं सिर्फ एक वन वे कम्युनिकेशन, 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि वो चीज को हम अच्छे से फिल कर रहे हैं। क्योंकि अपनी क्लासेस में सबसे बड़ी बात है कि हम कभी बच्चे को लाइव देख सकते हैं, है ना, हम उसकी अभी कर क्या रहा है वो भी हम उसको मॉनिटर भी कर सकते हैं, कहीं ना कहीं हम उसको देख सकते हैं, वीडियो कॉल भी उससे कर सकते हैं। और दूसरी बात ये रही कि आप पढ़ कितना भी लो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, और प्रैक्टिस ऐसा नहीं कि आपको प्रैक्टिस करनी है कि नहीं आप एग्जाम आ गया 1 महीने पहले आप प्रैक्टिस करते हैं, 1 महीने पहले स्टार्ट करते हैं, नहीं, ये आपको वीकली करनी पड़ेगी। तो हम वीकली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे, दूसरा हम डेली भी प्रैक्टिस करेंगे। तो डेली प्रैक्टिस, वीकली प्रैक्टिस, मंथली प्रैक्टिस, है ना, ये आपको कहीं ना कहीं एक पूरा जब डिसिप्लिन आप फॉलो करते हो, इस तरीके से रूटीन ये फॉलो करते हो, तो आप एक एग्जाम को बहुत अच्छे से क्रैक करते हो। कहीं ना कहीं हम जो गैप था, वो जो वीकली टेस्ट वाला था, जो डेली टेस्ट वाला था, जो गाइडेंस सेशन वाला था, यानी कि इसको हम कंप्लीट तरीके से फिलफिल कर पा रहे हैं। और कह सकते हैं हम प्राउडली ये चीज बोल सकते हैं कि लाइव या कह सकते हैं ऑनलाइन पढ़ाई का सिर्फ मतलब यही नहीं होता कि आपने एक कोर्स परचेज कर लिया, आपने उसको ज्वाइन कर लिया, वो खत्म हो गया और हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। हम ये भी मॉनिटर करते हैं कि हमारे बच्चे कहाँ तक उनका लेवल जा रहा है, कहाँ पहुंच रहे हैं। तो कभी कभी हम इंटरेक्टिव जो चीजें हैं, है ना, जो नई नई अपॉर्चुनिटीज आती हैं, उनके लिए भी उनको गाइड करते रहते हैं, उन्हीं बैचेस में प्रोवाइड इस तरीके से चीजें करते हैं ताकि कंप्लीटली उनका ओवरऑल जिस चीज के लिए वो टारगेट कर रहे हैं वो उनको मिले अल्टीमेट। बिल्कुल, जैसे कि सर हम लोग उसको शॉर्ट नोट्स देते हैं,
दोनों भाषा में देते हैं ताकि किसी ऑडियंस को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इंग्लिश में जाए हिंदी में जाए। इसके अलावा जो मेरे को बहुत अच्छी चीज लगती है वो ये है कि एक स्टूडेंट और टीचर को कनेक्शन करने के लिए टेलीग्राम सेशन रहते हैं, जहां पे हम लोग 15 डेज बाद या 1 महीने में एक बार हर टीचर ट्राई करते हैं कि अपना सेशन ले सकूं। तो आई होप ये जो भी चीजें आपके साथ प्लान की गई तो डेफिनेटली हमारे एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। बिल्कुल मैम, ये एक ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम्स उनको सोल्यूशन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल। तो फाइनली जो आज हमने ये कंप्लीट एक सेशन, छोटा सा सेशन रखा, पर काफी मजा आया। आपकी पर्सनल जर्नी जान के और भी मजा आया कि आपने कैसे स्टार्टिंग की थी, आपके पिताजी का क्या रोल रहा है, और मास्टर्स में आके आपने कहा कि मैंने अपने दम पर अपने एक अच्छी यूनिवर्सिटी से फाइनली मास्टर्स हासिल की। मुझे भी मैम जानने का थोड़ा इंटरेस्ट रहता है ना, जब आप एग्रीकल्चर के होते हो और आपको लगता है कि आपकी फील्ड का कोई है, तो फिर आपको इंटरेस्ट आता है। जब पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का नाम सुना था कि जब हमारे सबसे पहली यूनिवर्सिटीज बनाई गई, यानी कि यूनिवर्सिटी नहीं कह सकते, कॉलेज कह सकते हैं, कॉलेज बनाए गए और उस कॉलेज से आप बढ़ के आए हो, वहां से आप आए हो, तो कहीं ना कहीं एक ये रहता है कि हाँ, आप जिसके साथ हो, जिसके साथ आप काम करने का मौका मिल रहा है, वो भी आपको है ना, जो एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग जहाँ से हुई है। बहुत अच्छा लगा मैम आपके साथ डिस्कशन करके, बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प हुई होगी ओवरऑल हमारे इस सेशन के थ्रू। उनको भी जो उन तक नॉलेज सही पहुंचनी चाहिए, जो नहीं अभी तक पहुंच पा रही थी, हम यही ट्राई करते हैं कि बेटर वे में हम उनको पहुंचाएं जो चीज़ें पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल, तो हम भी यही चाहेंगे, अगर हम अच्छी यूनिवर्सिटी से करके आए हैं या कुछ भी हमने जो अपने अभी तक अपनी लाइफ में सीखा है, अब वो चीज हमें आप तक भी एक बढ़िया तरीके से पहुंचानी है, ताकि अल्टीमेटली वो नॉलेज, वो शेयरिंग, वो चीजें वो सिर्फ हमारे तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। हमारे जो एस्पिरेंट्स है, जो जिस भी सेक्टर में एंटर करना चाहते हैं, फिर भले वो बस वो कृषि से जुड़े हों, तो वो किस भी सेक्टर में जाना चाहते हैं, फिर भले वो जॉब्स हो, फिर भले कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो या फिर कोई एंटरप्रेन्योरशिप हो, तो बिल्कुल आपके मेंटोर्स पीडब्ल्यू एग्रीकल्चर वाला हमेशा आपके इसी काम के लिए हाजिर है। जस्ट यू आर अ सिंगल मैसेज अवे फ्रॉम अस। एक मैसेज आप अपना कमेंट सेक्शन में डालिए। अगर हमें लगा कि बिल्कुल आपकी इसमें हेल्प चाहिए, तो हम तुरंत उस पर कोई ना कोई वीडियो या आपकी गाइडेंस सेशन के लिए जरूर कुछ प्लान करेंगे। सो थैंक यू सो मच। इसी तरह के और पॉडकास्ट के साथ हम लोग जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।